अंदर आ जाओ फटाफट से। तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी ना इकोनॉमिक्स है जो अर्थव्यवस्था है उसकी शुरुआत कर रखी है और आज हमारी तीसरे नंबर की क्लास है। दो क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। दो क्लासेस के अंदर हमने पहला चैप्टर निपटाया था। पहला चैप्टर उसकी पूरी थ्योरी पहली क्लास का मैं, दूसरी क्लास के अंदर मैंने उसके सारे एमसीक्यू जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए थे वो सारे के सारे निपटाए थे। उसी टाइप से हम लोग आज करेंगे। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 है जिसकी हम लोग शुरुआत करेंगे। आज की क्लास के अंदर हम इसकी लगभग सारी थ्योरी निपटा दें। कोई एक दो टॉपिक रहेगा, अगर बाय चांस अगर रह जाता है तो वो कल वो एक दो टॉपिक बचा हुआ भी, और साथ में इसके जितने भी एमसीक्यू होंगे चैप्टर के जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर आए हैं उसको भी निपटाने का काम करेंगे। क्योंकि भाई मैक्सिमम बच्चा का या भटक रहा है, अगर इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आती, अर्थव्यवस्था का के करा या तो जमाए ऊपर रहा है, तो सारी चीजें बिल्कुल अच्छे तरीके से विस्तार पूर्वक खोल के बताती बताऊंगा, दिमाग में बढ़िया सेट कर देंगे भाई। ठीक है, आज का हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा मेनली कर्व्स के ऊपर डिपेंड है। कर्व्स का मतलब समझो, जैसे तुम मैथ का में भी देख दोगे, जैसे भाई यो ग्राफ बना दिया, ठीक है, इसमें या कर्व बन गई, यो ग्राफ बना दिया इसमें या कर्व बन गई, यो ग्राफ बना दिया इसमें या नो कर्व बन गई, ये ग्राफ बना दिया इसमें ऐसे कर्व बन गई। तो जो कर्व है जिसको हिंदी में वक्र बोलते हैं, इन चीजों के ऊपर हमारा चैप्टर रहेगा। आपने देखा होगा इकोनॉमिक्स का कोई क्वेश्चन आता आपने देखा होगा कि ये वाली कर्व किसको, सीईटी के अंदर भी आता है, हरियाणा सीईटी के अंदर याद होगा आपको, शायद पहली शिफ्ट में था कौन सी गैलीलियो कर्व थी, कौन सी थी, ये कर्व किस चीज को रिप्रेजेंट करती है। तो इस टाइप से जो कर्व होती है आज हम इन सभी कर्व के बारे में पढ़ लें, कौन सी कर्व किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, बहुत ही आपको अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, टेंशन ना लो। और ये क्लास आपकी अभी YouTube के ऊपर लाइव रहेगी, उसका इसको प्राइवेट कर दिया जाएगा। आपको जो अपना ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से मिलेगा प्ले स्टोर पर भाई, उसको डाउनलोड कर लेना। उधर कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो उधर आपको दिल्ली पुलिस का बैच हो, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीईटी ग्रुप डी, सीईटी में सभी बैच के अंदर आपको क्लास देखने को मिलेगी। भाई स्टार्ट करें भाई। तो देखो भाई, सबसे पहले जो हमारे पास कर्व आती है, कौन सी कर्व आती है, वो आती है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कर्व, यानी कि उत्पादन संभावना सीमा वक्र। नाम के अंदर ही देखो क्या, उत्पादन की संभावना, यानी कि हम किसी भी चीज का प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन समझ गए। मान लिया तुम्हारे पास कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर आप मान लो प्लेट बनाने की तुम्हारी फैक्ट्री, प्लेट का उत्पादन करते हो तुम, ठीक है। तो जो प्लेट का उत्पादन है उसकी संभावना कितनी है, ये वाली जो कर्व है ये इस चीज को रिप्रेजेंट करती है। कर्व बनती कैसे आपको दिखा देता हूं, आ जाओ। ये कर्व बनेगी ऐसे, ठीक है। इस कर्व के बारे में जो आपको चीज एग्जामिनर पूछता है वो ये पूछता है पेपर के अंदर जो आई हुई प्रीवियस ईयर के अंदर भी, कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कर्व के अंदर अगर कोई भी पॉइंट हमारा इस कर्व के ऊपर आता है तो ये किस चीज को दर्शाता है, यही एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो यानी अगर आपको किसी चीज का उत्पादन करना है, ठीक है, और अगर आपका जो ग्राफ है वो इस कर्व के ऊपर बनता है, इस वक्र के ऊपर बनता है, यहां पर आपकी कोई पॉइंट है आपका, ठीक है, तो ये किस चीज को दर्शाएगा, ये हमारा दर्शाएगा कि हम लोग जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसका पूरा यूटिलाइजेशन करने लग रहे हैं। कैसे आपको समझाता हूं। जैसे मान लिया हमारे पास पहाड़ है, पहाड़ों से हम लोग खनन करते हैं, खनन, और उस खनन से हम लोग क्या है, बजरी बनाते हैं, क्रेशर बनाते हैं, रेती बनाते हैं, ये चीजें बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं जी, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, अभी पहाड़ का जो यूज करते हैं पूरा करने लग रहे हैं, पूरा तो यूज करने लग रहे हैं अपने ऊपर, कोई नो थोड़ी है ना कि ना थोड़ा सा काटना पूरा करना, निरंतर लगे ठेके के ठेके उठते हैं, तो सामने वाला पहाड़ इसको तोड़ दो, ये वाला पहाड़ इसको तोड़ दो, इस पहाड़ को तोड़ के क्रेशर बजरी रेती जितनी उत्पन्न करके करो। यानी कि हम लोग हमारा जो रिसोर्स है, रिसोर्स का मतलब हम लोग जहां से चीजें प्राप्त करने लग रहे हैं उसका क्या है, पूरा यूटिलाइजेशन करने लग रहे हैं। यूटिलाइजेशन का मतलब हम लोग उसका पूरा प्रयोग करने लग रहे हैं, पूरा उपभोग करने लग रहे हैं। चीजें समझ में आई। तो यही चीज है, अगर इस कर्व के ऊपर अगर कोई भी बिंदु आता है तो ये बिंदु हमें किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये बिंदु हमें रिप्रेजेंट करता है कि हम लोग हमारे रिसोर्सेज का पूरा यूज करने लग रहे हैं हमारे उत्पादन के अंदर। यानी अगर हम क्रेशर बजरी रेती का उत्पादन करने लग रहे हैं तो उस चीज को हम लोग इस कर्व के ऊपर कहां पर दर्शाएंगे, यहां पर दर्शाएंगे, क्योंकि इसके उत्पादन के अंदर हम लोग क्या है, हम लोग हमारा जो भी रिसोर्स है, यानी पहाड़ हमारा रिसोर्स है, हम लोग उसका क्या पूरा यूज करने लग रहे हैं। चीजें समझ में आई। तो एग्जाम के अंदर ये आता है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कर्व के अंदर जो हमारा कर्व होता है, कर्व के ऊपर कोई बिंदु किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। लिख लोगे भाई, एट एनी पॉइंट ऑन कर्व, भाई जो भी हमारी कर्व है, कर्व का मतलब वक्र, भाई जो भी हमारा वक्र है, इस वक्र के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट तो हमारा किस को रिप्रेजेंट करता है, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ मतलब रिसोर्सेज। आप लोग ये बोल सकते हैं, रिसोर्सेज का पूरा यूटिलाइजेशन करना। यूटिलाइजेशन मतलब समझ गए, भाई पूरा उपभोग करना है। जो भी हमारा रिसोर्स है, जहां से भी हम लोग, जैसे पहाड़ से हम लोग खुदाई करने लग रहे हैं, क्या करने लग रहे हैं, खुदाई करने लग रहे हैं, तो वहां से जो हम क्रेशर बजरी लेने लग रहे हैं उसका हम लोग पूरा यूज करने लग रहे हैं उसको, ठीक है। सर आपने साइंस की सेकंड क्लास बैच में डाल तो रखी भाई, कल ही डाल दी थी, क्लास खत्म होती डल जाती है। मैथ की क्लास बैच के अंदर मिलेगी भाई, ओके। हाँ, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हाँ बिल्कुल, ठीक है भाई। अब इसी के अंदर मेनली अगर आपको एग्जामिनर दे दे कि कोई भी वस्तु है उसका उत्पादन, उसका जो प्रोडक्शन होने लग रहा है वो इस ग्राफ के अंदर की तरफ होने लग रहा है, मतलब उसको जो भी प्रोडक्शन है उसको रिप्रेजेंट करने लग रहे हैं। ये जो हमारी कर्व है, ये जो हमारी वक्र है, यानी जो हमारी लाइन है गोलाई के अंदर, इसके अंदर की तरफ कहीं पर भी किसी भी पॉइंट के ऊपर है उसका उत्पादन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग क्या है, उस चीज का मतलब कि जितना रिसोर्स है उससे कम यूज करने लग रहे हैं। चीजें समझ में आई यानी कि अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी हमारा रिसोर्स है उसका हम लोग जैसे जितना है उससे हम लोग कम यूज करने लग रहे हैं। उदाहरण के लिए आप कुछ भी लगा लो, जैसे मान लिया सूर्य है हमारा, सूर्य है, अब सूर्य के पास बहुत सोलर एनर्जी है, डेली कितनी देर सूर्य चसता है, ठीक है, और डेली कितनी एनर्जी वेस्ट होती है, आधी तो धरती से टकरा के वापस जाती है बेचारी, ठीक है। अब हालांकि कुछ हद तक हम लोग यूज करते हैं, हमने सोलर प्लेट लगवा दी या कुछ और लगवा दिया, तो कुछ हद तक हम लोग सूर्य की रोशनी का यूज करते हैं, लेकिन सारा का सारा यूज हम लोग सूर्य की रोशनी का नहीं कर पा रहे, ठीक है। तरीके हम लोग इसका क्या, जितना हमारे पास रिसोर्स है हम लोग क्या उससे कम उसका फायदा उठा पाने लग रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इस कर्व के अंदर कोई जो बिंदु होगा उस बिंदु के माध्यम से हम लोग किसको रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि हमारा अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जितना हमारा रिसोर्स है उससे हम लोग कम यूज करने लग रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि एट एनी पॉइंट अंडर द कर्व, यानी इस कर्व के जो अंडर यानी नीचे की तरफ अगर कोई भी पॉइंट होगा तो किसको रिप्रेजेंट करेगा,
किसको रिप्रेजेंट करेगा वो? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी जो भी हमारा जो रिसोर्स है उसका हम लोग कम प्रयोग करने लग रहे हैं। अंडर यूटिलाइजेशन का मतलब समझ, यूटिलाइज मतलब उपभोग, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी हमारा रिसोर्स है उसका हम लोग जरूरत से कम प्रयोग करने लग रहे हैं, ये इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। चीज समझ में आई या नहीं आई? नॉर्मल सी चीज है। अब मेरे को आप ये बताओ, आप किसी भी चीज का उपभोग क्या जरूरत से ज्यादा कर सकते हो? नहीं कर सकते। अब मान लिया मैंने आपको यहां पर पहाड़ बताया, अब पहाड़ इतना बड़ा है, ठीक है, आप लोग डेली आज थोड़ा तोड़ दिया, आज थोड़ा तोड़ दिया, आज थोड़ा तोड़ दिया, आज थोड़ा तोड़ दिया, यानी कि एक समय के बाद ये पहाड़ खत्म हो जाएगा। ठीक है, डेली आप इसको खनन नहीं करने लगे, डेली से क्रेशर बजरी निकालें, एक समय के बाद ये पहाड़ खत्म हो जाएगा। क्या इस पहाड़ के खत्म होने के बाद, मतलब जितना ये पहाड़ दे रखा, मान लिया पहाड़ के अंदर मान लिया मैंने कि 500 टन बजरी निकलनी है, मान लिया मैंने भाई 500 टन बजरी क्रेशर या जो भी रेती है ये निकलनी है, ठीक है, क्या आप यहां से 600 टन निकाल सकते हो? जी बिल्कुल नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते ना। अब इस पहाड़ की कैपेसिटी ही 500 टन बजरी देने की है, तो आप इसे 600 टन तो नहीं निकाल सकते। तो वही चीज यहां पर रिप्रेजेंट करती है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि जो करव है, अगर इसके आउटसाइड में अगर हम किसी चीज का प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो क्या वो संभव है? जी बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जितना रिसोर्स होगा उतना ही तो हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं, उतना ही तो हम लोग उत्पादन कर सकते हैं। अब मान लिया भाई तुम्हें मान लिया 10 जनों की रोटी बनानी है, रोटी तुम्हें 10 रोटी बनानी है, आटा जो तुमने गूंथा है वो सिर्फ 5 रोटियां गूंथ रखा है, तो क्या तुम 5 रोटी के आटे से 10 रोटी बना सकते हो? जी बिल्कुल नहीं बना सकते। अब नो तानो छोटी छोटी मिनटी की बना दो, वो रोटियां मंगाने, देखिए नॉर्मल साइज की बात करा, नहीं बना सकते ना। तो यानी कि जितना हमारे पास रिसोर्स है उतना ही हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो इसके जो हमारी करो, इससे बाहर का मतलब समझते हो? इससे बाहर का मतलब यही है कि अगर आपसे पूछ ले हुआ है कि भाई जो हमारी करो है, करो के अगर अप की बात करें, ठीक है, एट एनी पॉइंट अप द करो, यानी करो से ऊपर की तरफ अगर हमारा कोई पॉइंट है तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारा नॉट अचीवेबल, यानी हम उसको अचीव कर ही नहीं सकते यार, जो चीज है ही नहीं हम उसको कैसे अचीव करें? अब ये पहाड़ ही 500 टन दे सकता हूं तो मैं 600 टन का उत्पादन कैसे कर सकता हूं? मैं इसको अचीव कर ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्स हमारा लिमिटेड है, इतना ही 500 टन का दे सकता है। यानी क्या बोलेंगे हम लोग? नॉट अचीवेबल, नॉट अचीवेबल। क्यों अचीवेबल नहीं है? ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्स, हमारे पास जो रिसोर्स हमारा जो वो लिमिटेड है भाई, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, ये आपका करो सभी साथियों के समझ में आया नहीं आया? पेपर के अंदर प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर करो, या फिर ऐसे बोलेंगे हिंदी में उत्पादन संभावना सीमा वक्र के अनुसार, ठीक है भाई। हम लोग मतलब उसका जो वक्र, वक्र के ऊपर कोई भी बिंदु है किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई? हम लोग हमारे रिसोर्सेज का पूरा यूटिलाइजेशन करने लग रहे हैं। कोई भी बिंदु अगर इस वक्र यानी इस करो के नीचे है तो किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई? हम लोग क्या जो भी हमारे पास रिसोर्स है हम लोग उसका पूरा यूज नहीं करने लग रहे। और इसके अगर कोई बार बिंदु तो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा भाई? हमारे पास इतना रिसोर्स ही नहीं है जितना हम यूज करना चाहते हैं। चीजें समझ में आई? तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं भाई, इस करो के बाहर, भीतर और इस पॉइंट के ऊपर कौन सी चीज किसको रिप्रेजेंट करती है। एक बार के लिए कमेंट करके बताओ सभी साथी, समझ में आई या नहीं आई चीज? आ गया जी समझ में पूनम स्वामी, ठीक है। एलएम का बैच लिया था, कोई भी टेक्निकल वीडियो नहीं है। आयुष शर्मा, आयुष शर्मा मेरे भाई, तेरी आयु क्या बताऊं मैं भाई? शर्मा जी थोड़ा शर्मा लो, 2 दिन हो गए 3 दिन हो गए कहते हो माँ भाई 7 तारीख से क्लास लगेगी, 7 तारीख से क्लास लगेगी, तो कैसे लगेगी? अभी एक भी टेक्निकल वीडियो नहीं भाई, बोला तो था 7 तारीख से क्लास लगेगी, आज से क्लास लगेगी। टीचर ही आज फ्री हुआ है, ठीक है, तो आज शाम को 5 बजे आपकी डेमो के रूप में क्लास लगेगी एएलएम की, असिस्टेंट लाइनमैन की, ठीक है। टेक्निकल जो आपका सब्जेक्ट है उसकी वीडियो शाम को लगेगी 5 बजे, अपनी क्लास खत्म होने के बाद 5 या 5:30 बजे आपको पता लग जाए यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। थोड़ा शर्माया करो यार शर्मा जी, ऐसे काम नहीं चलेगा। आयुष आपका नाम है, फिर भी आप ऐसी ऐसी बातें करते हो। स्पेशल बताया था बैच निकालने से पहले, बैच टेलीग्राम के अंदर भी डाल रखा, वीडियो के अंदर भी बोला था। माँ भाई अरबी में बोलने लग रहा हूँ, इंग्लिश के टीचर की क्लास तुम्हारी कल से लगेगी, शुरुआत से बोलने लग रहा हूँ। बैच के अंदर जो मेंटरशिप डलती है उसके अंदर भी डाल रखा है भाई, शुक्रवार से इंग्लिश की क्लास लगेगी, तो इंग्लिश की क्लास कल से लगेगी। स्पेशल बोल रखा है बैच के अंदर कि भाई जो तुम्हारी एएलएम है, एएलएम की क्लास तुम्हारी 7 तारीख से लगेगी, 7 तारीख आज है तो आज से लगेगी, ठीक है। कंप्यूटर की क्लास तुम्हारी सोमवार से लगेगी, ये चीज बोल रखी है। अगर कोई जरा मुंह उठा के कंप्यूटर की क्लास नहीं लगने लग रही तो उसमें भाई मूर्खता है, ठीक है। ओके, ये सभी साथियों के समझ में आ गया? इकोनॉमिक्स का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे रिलेटेड प्रश्न हर बार देखने को मिलता है, ठीक है भाई। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर। जैसे तुम अवसर की तलाश में नहीं रहते कि थोड़ा सा समय हमें हमारी महिला मित्र के साथ अकेले में मिल जाए, बस इतनी सी कूण मिल जाए, इतना सा कोना मिल जाए, इस अपॉर्चुनिटी को भी हम लोग मिस नहीं करते, ठीक है। यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये कौन सी होती है? अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, और कॉस्ट का मतलब क्या होता है हमारा? लागत, कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य, सेलिंग प्राइस, ठीक है, यानी अवसर लागत। ये क्या चीज होती है? भी एग्जाम के अंदर बहुत बार आती है। अवसर लागत किसको बोलते हैं? एक स्टेटमेंट दे देगा आपको, पूछ लेगा ये क्या चीज है, तो वो अवसर लागत होती है। क्या चीज होती है आपको समझाता हूं भाई। जब भी किसी चीज की मांग आप जरूरत से ज्यादा करोगे तो उसकी वजह से दूसरी चीज की मांग आपकी घटेगी, इसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। कैसे समझाता हूं आपको, एक मिनट को। जैसे देखो ऐसे, अब मैंने बोल दिया कि आपके पास, जैसे मैंने बोला भाई पहाड़ है, इस पहाड़ से आप लोग 500 टन क्रेशर और बजरी निकाल सकते हो, मैंने ये चीज बोल दी आपको, ठीक है जी। अब मैंने कहा 500 टन ही क्रेशर और बजरी दोनों मिला के निकाल सकते हो, वो आपकी मर्जी, क्रेशर फालतू निकालोगे, बजरी फालतू निकालोगे। अब मैंने क्या बोला कि अगर मैं एक चीज की मांग ज्यादा कर दूं, मैं बोल दूं कि क्रेशर मुझे ज्यादा मात्रा के अंदर चाहिए, 500 टन है, 500 में से मुझे भाई 400 टन क्रेशर चाहिए, तो सीधी सी बात है बजरी की मांग घटेगी या नहीं घटेगी?
पहले दोनों को बराबर थी, पहले क्रेसर भी 250 था, बजरी भी आपकी 250 थी। अब मैंने क्या बोला, मैंने क्रेसर की मांग बढ़ा दी, मुझे क्रेसर ज्यादा चाहिए, तो सीधी सी बात है बजरी की मांग क्या आपकी घट जाएगी? नहीं, बजरी तो 100 टन ही बची। चीजें समझ में आई? तो इसी को हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, यानी कि अवसर लागत। यानी अवसर यानी मौके पर देखा जाता है कि कितना पैसा लगेगा। अब आप लोग बोल दो कि मुझे इस 500 टन का ये जो पहाड़ है, इस पहाड़ के अंदर का मेरे को प्राइस बता दो, इतना पैसा लगेगा, ये मुझे पूरा पूरा पहाड़ खरीदना। नहीं जी, नहीं बता सकते। वो अवसर यानी मौके के ऊपर देखा जाएगा भाई कितनी लागत लगने लग रही है। बजरी निकालने के अंदर कम पैसा लगता है, क्रेशर निकालने में उसको और ज्यादा पीसना पड़ता है तो ज्यादा पैसा लगता है। तो जो लागत होगी जो तुम्हारी, यानी जो भी तुम्हारा कॉस्ट होगा, वो मौके को देख के लगाया जाएगा। ठीक है, तो चीज समझ में आई? अगर आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि जब किसी एक वस्तु की कीमत, मतलब सॉरी एक वस्तु की अधिक अगर डिमांड की जाए, क्रेशर की हमने डिमांड अधिक कर दी, तो दूसरी वस्तु की क्या है आपकी डिमांड, आपको मतलब कि समझ लो घटेगी, या फिर आपको उस वस्तु को त्यागना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको चाहिए 250 बजरी चाहिए और 400 क्रेशर चाहिए तो नहीं होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसको बोलेंगे? जब किसी एक वस्तु की मांग बढ़ती है तो दूसरी वस्तु की मांग को त्यागना पड़ता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर हम लोग इसको अवसर लागत बोलते हैं। चीज समझ में आई हर एक साथी के? बताना भाई एक बार के लिए कमेंट करके, चीज समझ में आई? बैच लेना ले लो भाई, ओनली मेंटरशिप नहीं मिलेगी भाई अभिषेक, बैच के अंदर यार सारा सिस्टम। अच्छा नाइट में डाल दूं? नाइट में मतलब जैसे मान लिया कि कल सुबह के टारगेट आज रात को डाल दो, ऐसे बोलने लग रहे हो क्या आप? चीज समझ में आई भाई? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसको बोलते हैं भाई? ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम के अंदर आपसे ये पूछी जाएगी। आपको देगा जब किसी एक वस्तु की मांग बढ़ती है तो दूसरी वस्तु की मांग को त्यागना पड़ता है, इसको क्या बोलते हैं? 4 ऑप्शन दे देगा, अवसर लागत बोलते हैं, मुफ्त वस्तुएं बोलते हैं, उपयोगिता बोलते हैं। एसएससी रेलवे जैसे सेंट्रल एग्जाम के 40+ पीवाईक्यूज बिल्कुल फ्री, सिर्फ उत्कर्ष ऐप पर अभी इंस्टॉल करें, इंस्टॉल नाउ। क्या बोलते हैं? अब आपने पढ़ नहीं रखा तो कहां से बता पाओगे आप लोग? ठीक है, तो इन चीजों को पढ़ना जरूरी है। डेफिनेशन पूछता है एग्जाम में, तभी आपको करवाने लग रहा हूं। जो चीज नहीं पूछता मैं करवाता ही नहीं भाई। सारी आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, जो प्रीवियस ईयर के अंदर भी चेकआउट मारता हूं सारी जगह, वही करवाता हूं भाई, बिना बात की चीज नहीं करवाता। ठीक है, समझ में आ गया ना सभी के? ठीक है जी। अब हम लोग हमारा जो अगला जो इसी के अंदर कंसेप्ट है उसका नाम है मुफ्त वस्तुएं। थोड़ा सा मतलब देखो, थोड़ी सी इकोनॉमिक्स मुश्किल होती है भाई, जो अपना नॉर्मल जो सब्जेक्ट होते हैं हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, उससे थोड़ी सी हार्ड होती है। लेकिन अगर समझ के करोगे ना धीरे धीरे, थोड़ा मैं कहूं रोज के 2 चैप्टर, रोज का 1 चैप्टर वैसे आधा कर लो, लेकिन समझ के करो, रटो ना। अब आपने चीजें समझी हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसको बोलते हैं भाई? मौके के ऊपर तय की जाएगी इसकी कॉस्ट क्या होगी। हमने ये चीज समझी है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर करो होता क्या, हमने पूरा एग्जांपल देके चीज को समझा है। ठीक है, समझोगे तो चीज आपके दिमाग में लॉन्ग टर्म तक सेट रहेगी, रटोगे तो समझ में नहीं आएगी, चाहे कितना रट्टा मार लियो भाई। ठीक है, तो यानी कि मुफ्त वस्तुएं, इंग्लिश में बोले तो फ्री गुड्स। गुड्स का मतलब क्या होता है? वस्तुएं होता है। एक गुड होता है, गुड का मतलब अच्छा होता है, गुड्स का मतलब वस्तुएं होता है। तो मुफ्त वस्तुएं ये किसको बोलते हैं? मुफ्त वस्तु की डेफिनेशन क्या है हमारी? ऐसी वस्तुएं भाई हमारी जिन पर अवसर लागत 0 है। चीजें समझ में आई? जैसे आपको बताता हूं भाई, मौके पर जो लागत आपने लगाई, अवसर लागत अभी मैंने पढ़ी, यानी ऐसी वस्तुएं जिनके ऊपर अवसर लागत हमारी 0 है, उसको बोलते हैं हम लोग मुफ्त वस्तुएं। कैसे? जैसे मान लिया, मैं कुछ भी मान के चलो, जैसे मान लिया भाई यही पहाड़ मैंने मान लिया, यहां से आपने क्रेशर भी ले ली, बजरी भी ले लिए, साथ में आप बोल दो कि मेरे को 1 ड्राम पानी का भी चाहिए, मेरे को पानी भी चाहिए साथ में 1 ड्राम। ठीक है, तो ये पानी तो भाई धरती के ऊपर फ्री पड़ा है, कितना ही ले ले, चाहे सारी उम्र निकाल दे तो कितना पानी यूज कर ले तो भी धरती का पानी खत्म नहीं होगा। तो ये हमारा क्या, ये हमारी मुफ्त की वस्तु है, ये हमारी क्या है? मुफ्त वस्तु है। और कैसे? और जैसे सूर्य की रोशनी है, सूर्य की रोशनी कितनी ले ले। अब आप बोल दो मेरे को क्रेशर बजरी तो चाहिए, साथ में मेरे को सूर्य की रोशनी चाहिए, ले जा भाई, कितनी ले जा। ठीक है, पानी पड़ा नदी में कितना ही भर ले, हमको कोई दिक्कत नहीं भाई। मेरे को क्रेशर बजरी साथ में मेरे को हवा भी चाहिए भाई, कितनी हवा ले ले, मैं रोक सकूं किसी हवा ले, मैं तारी नाक थोड़ी पकड़वा ले हवा को, लेने दो मेरी हवा है, नहीं रोक सकता। यानी वो चीजें मुफ्त है, फ्री है, आपकी अवसर लागत वहां पर 0 है। अब मौके के ऊपर आप उसका प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते। पानी है मेरा पानी भी ना, पानी को आप नहीं वो कर सकते, हवा है हवा को आप नहीं कर सकते कि हाँ भाई इसके ऊपर इतनी लागत करूं इतना वो करूं, नहीं कर सकते भाई। अब मान लिया आप दिएगा जो भाई क्रेशर बजरी ले होगा तो मैं पानी तक थोड़ा दूंगा ना, अच्छी तो बेसिक ना भी दे भाई, कितनी नदी नाले चला कहीं से ले लूंगा पानी। ठीक है, यानी कि मुफ्त वस्तुएं किसको बोलेंगे हम लोग? ये एग्जाम डेफिनेशन पूछेगा, ऐसी वस्तुएं जिन पर अवसर लागत यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी 0 होती है, क्योंकि ये हमारे नेचर के अंदर क्या है, भरपूर मात्रा में अवेलेबल है, ऐसी वस्तुओं को मुफ्त वस्तुएं बोलते हैं। चीजें समझ में आई? यानी क्या बोलेंगे हम लोग? ऐसी वस्तुएं जिन पर अवसर लागत मतलब समझ गए, अपॉर्चुनिटी जो हमारी कॉस्ट है, अवसर कॉस्ट 0 है, क्योंकि ऐसी वस्तुएं हमारे पर्यावरण में भरपूर मात्रा में अवेलेबल हैं भाई।
चीजें समझ में आई? तो अवसर लागत किसको बोलेंगे पता, ओ सॉरी फ्री कॉस्ट जो हमारी है, मुफ्त वस्तुएं, सॉरी फ्री गुड्स हैं, ये किसको बोलेंगे पता लग गया सभी साथियों को। दो कंसेप्ट एग्जामिनर आपको ये नहीं देगा डायरेक्ट जो वस्तुएं हमारे पर्यावरण में फ्री में पड़ी हैं उनको क्या बोलेंगे, उनको मुफ्त गुड्स है। एग्जामिनर आपको थोड़ा कंफ्यूज करके देगा कि ऐसी वस्तुएं जिन पर अवसर कॉस्ट यानी कि अवसर लागत हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो जीरो है उनको क्या बोला जाता है। चार ऑप्शन दे देगा अलग अलग, तो उसके अंदर से आपको नाम रखना मुफ्त वस्तुएं उनका नाम है। चीजें समझ में आई? एक बार के लिए बताओ, अभी तक मैंने आपको तीन कंसेप्ट समझाए, तीनों आपके समझ में आए या नहीं आए? बिल्कुल इजी, इसके अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं मेरे हिसाब से। अरे ठीक देखो नहीं था एक से तीन के साथ मैं पूरा टॉपिक पटा के कर दूं और फिर उससे वो कमेंट मैंने दिखा है पढ़नी नहीं कौन भाई ने किसी से पढ़ पढ़नी बच्चा कमेंट तभी करता है जब उससे कुछ पूछा जाए। मैंने तरह पूछा भाई समझ में आया, इनका कमेंट आया यस सर नहीं पढ़नी बच्चे, ठीक है। ये बिना बात के कमेंट के मार करवाना लाना हो, मेले इसके अंदर ये नहीं चलने लगा, मेला वो अटक गया, मेला वहां पर वो फंस गया, ये फालतू की बात, ये पढ़नी बात करें टाइम पास करनी है। पर अभी पता नहीं लगेगा, समय के साथ जब अभी तो एंजॉय करो, काचे काटो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, 24-25 साल के लूंड हो जाओगे, शादी के लिए मादाएं नहीं मिलेंगी, मादाएं मिलेंगी तुम्हें घर के नहीं मानेंगे क्योंकि तुम्हारे पास दो आने नहीं है। फिर अकल आ जाएगी ठिकाने, फिर बोलो कोई रिश्ता करवा दो, रिश्ता करवा दिया, शादी होगी हो भी, लेटेस्ट कंसीडर कर लेते तुम्हारी शादी हो भी, घरवाली आएगी तो उसकी टिक्की बिंदी की तुम्हारे पास पैसे नहीं मिलेंगे। तुम्हें मतलब खुद सोच के देखो भाई, खुद को शर्म महसूस नहीं होगी जब तुम बोलोगे कि पापा पापा 20 रुपए देना, घरवाली के लिए लिपस्टिक लानी है। सोच के देखो तुम कैसा फील होगा। और भी बहुत सारी चीजें लानी होती हैं, ठीक है, कैसे मांगोगे तुम पैसे, सोच के देखो, तो थोड़ा दिमाग लगाया करो, ठीक है भाई। चलो आगे आगे चलते हैं। अगला जो हमारे पास इसी के अंदर टॉपिक है उसका नाम है उपयोगिता, यूटिलिटी भाई। आगे चलो, अगले पन्ने पे लिख लेते हैं उपयोगिता, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में यूटिलिटी। उपयोगिता यानी यूटिलिटी, ये क्या चीज है जी, इसके बारे में बताएंगे उपयोगिता यूटिलिटी क्या चीज है। जब कोई व्यक्ति है भाई किसी वस्तु का प्रयोग करता है तब जो उसे सेटिस्फेक्शन होती है ना, या फिर उसको कुछ भी अगर बेनिफिट महसूस होता है तो उसे ही यूटिलिटी बोलते हैं। कैसे जी? जैसे मान लिया मैं आपको बोलता हूं, जैसे तुम्हारे अंदर कीड़ा उछड़ा है कि हमारी जल्दी से शादी हो जाए, बहुत सारे बड़का में कीड़ा उछड़ा है कि जी हमारा जल्दी तक ब्याह करवा दो, नहीं जी हमारा 2 मिनट बस अवसर दे दो, एक अवसर दे दो, मौका बस 2 मिनट का, हमारा कीड़ा शांत हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के अंदर है, मतलब अलग अलग इस टाइप की चीजें, ठीक है। तो वो जो सेटिस्फेक्शन है ना, वो जो सेटिस्फेक्शन, जिस सेटिस्फेक्शन के लिए मतलब आप लोग ये चीज करने लग रहे हो, उसी को हम लोग उपयोगिता बोलते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं। नहीं आई चीज समझ में? अरे यार तुम ऐसे समझ लो जैसे तुमको तुम्हारे अंदर जैसे कि मान लो गला सूख गया, तुम्हारा गला सूखा पड़ा है, उसका तुमने पानी पिया, तो पानी पीने के बाद तुमको सेटिस्फेक्शन मिली है, मिली ना, सेटिस्फेक्शन संतुष्टि मिली है कि हाँ भाई मेरा गले की प्यास बुझ गई, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको उपयोगिता बोले, यूटिलिटी। हाँ भाई ये चीज उपयोगी है मेरे लिए, भाई मेरे गले किसी ने प्यास बुझा दी। मान लिया तुम्हें भूख लगी हुई है, तुमने खाना खाया, तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिली, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? उपयोगिता यानी यूटिलिटी बोलेंगे। यानी सीधी सी बात है, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु का उपयोग करता है, आपने गाड़ी ली, नई गाड़ी ली, आपने एक तरफ ले ली आल्टो गाड़ी, दूसरी तरफ ले लिया आपने स्कॉर्पियो। अब आल्टो चलाओगे, अगर आपकी हाइट थोड़ी लंबी है भाई, लगभग 6 फुट के करीब हो आप लोग, या फिर 5 फुट 9 10 11 12 इतने के लगभग आप रेंज में आते हो, तो आल्टो गाड़ी आपको छोटी पड़ेगी, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। अगर आप कितनी हाइट और आप स्कॉर्पियो चलाओगे तो आपके अंदर सेटिस्फेक्शन मिलेगी, आपके अंदर खुद के अंदर ये आएगी नो कि हाँ भाई सही हाइट, भाई सही गाड़ी है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं उपयोगिता यानी यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब समझ में आ गया? यानी जब भी कोई व्यक्ति किसी वस्तु का प्रयोग करता है और उसे जो सेटिस्फेक्शन या बेनिफिट मिलता है उसे ही हम लोग उपयोगिता बोलते हैं। तो लिखेंगे सभी साथी, जब भी कोई व्यक्ति किसी वस्तु का प्रयोग करता है तो उसको जो सेटिस्फेक्शन मिलती है उसको यूटिलिटी या उपयोगिता बोलते हैं। चीज समझ में आई? मैंने क्या बोला? जब भी कोई व्यक्ति किसी वस्तु का प्रयोग करता है तो उससे जो उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता बोलते हैं, ठीक है जी। नॉर्मल सी चीज है, इसके अंदर कुछ भी ज्यादा वो नहीं है। अब ये भी हमारी दो टाइप की होती है, एक होती है कार्डियल, दूसरी होती है हमारी ऑर्डिनल। क्या है हमारी जो यूटिलिटी है, ये भी हमारी दो टाइप की, इसको हिंदी में भी यही बोलेंगे, एक का नाम है कार्डिनल, इसको हिंदी में यही लिखते हैं कार्डिनल, ठीक है, और दूसरे का नाम हमारे पास क्या है? ऑर्डिनल। कौन सी दूसरी हमारी? ऑर्डिनल। ऑर्डिनल मतलब साधारण। अब इसके अंदर भी क्या होता है, जैसे कार्डिनल को बोलते हैं हम लोग नंबरों के अंदर नापते हैं जिसको, उसको कार्डिनल बोलते हैं। जैसे मान लिया तुमने कोई चीज खाई, जैसे मान लिया तुमने रोटी खाई, रोटी खाने के बाद तुम्हें संतुष्टि मिली, सेटिस्फेक्शन मिली, सेटिस्फेक्शन को आप नंबर दे सकते हो क्या? जैसे आप उसको नंबर देने लग रहे हो, मेरे को तो 5 नंबर की सेटिस्फेक्शन मिली भाई, ऐसा बोलते हो क्या आप? कभी नहीं बोलते ना। तो जो ऐसी उपयोगिता जिसको आप नंबरिंग में एक्सप्रेस कर पाओ उसको आप लोग क्या बोलते हो? कार्डिनल यूटिलिटी बोलते हो। कैसे? जैसे मान लिया मैं आपको बताता हूं, अब कोई सुंदर नारी दिखी तुमको, आप उसको नंबर नहीं देते भाई, 1 नंबर की सुतरी छोरी थी भाई, स्वाद आ गया देख के, मतलब गला की प्यास से सेटिस्फेक्शन मिल गई। यानी कि ऐसी सेटिस्फेक्शन जिसमें आप नंबरिंग देते हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डिनल यूटिलिटी बोलते हैं। समझ में आया? यानी क्या बोलेंगे? ऐसी
सेटिस्फैक्शन जिसमें आप नंबरिंग देते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको कार्डिनल यूटिलिटी बोलते हैं। समझ में आया हर एक साथी के? नॉर्मल सी चीज में कुछ भी नहीं था। दूसरा हमारा ऑर्डिनल। ऑर्डिनल के अंदर क्या आप नंबर नहीं देने लग रहे, आप रैंक देने लग रहे हो। समझ में आया भाई? ये जो खाना मैंने खाया या फिर ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी का मैंने यूज किया, लेकिन जैसे जो मेरी पहले वाली गाड़ी थी उस जितनी सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाई, तो मैं इसको चौथा रैंक दूंगा। सेटिस्फैक्शन के हिसाब से मैं इसको चौथा रैंक दूंगा, इस टाइप से। या फिर आप ऐसे बोलो भाई ये मैंने शर्ट पहनी, भाई जो मेरी पहले वाली शर्ट थी ज्यादा कंफर्टेबल थी, तो कंफर्टेबलनेस के हिसाब से भाई मैं इसको 7th रैंक दूंगा। इस हिसाब से, यानी कि जिसके अंदर आप रैंक दो सेटिस्फैक्शन के अंदर, उसको बोलते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी। एग्जामिनर ये पूछता, प्रीवियस ईयर के अंदर भी आया हुआ है कि ऐसी सेटिस्फैक्शन या फिर ऐसी जिसके अंदर संतुष्टि, जिसके अंदर क्या है आप नंबरिंग देते हो, तो उसको बोलते हैं कार्डिनल, और जिसके अंदर आप रैंक देते हो उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनल। चीजें समझ में आई या नहीं आई? यानी कि जिसको आप रैंक के माध्यम से एक्सप्रेस करो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी। यूटिलिटी यानी उपयोगिता। टॉपिक समझ में आया? हर एक साथी के एक बार के लिए कमेंट करके बता दो फटाफट सी। गोट इट, डन, वेरी गुड भाई। तो प्रॉब्लम भाई टेलीग्राम आईडी दे तो रखी है, टेलीग्राम आईडी, इंस्टाग्राम आईडी कहीं पे मैसेज कर दो, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। पढ़ ले समीर, सुपर लाइफ हिंदी ट्रांसलेशन। मतलब हाई कोर्ट पीएन एग्जाम के बारे में कुछ बताओ सर, कुछ रिवाइज कराओ सर। भाई तमितने कुकर डिपेंडेंट हो रही, टीचर डिपेंडेंट है भैया। चीज भी टीचर रिवाइज करा, रिवीजन तो खुद कर सको, सिलेबस तो हम करवाने लगे। हाँ रिवीजन तो खुद मार सको यार, रिवीजन में कौन लगे तार पे? रिवीजन तो मार सको, तो नोट्स बना रखे तो पढ़ना, रिवीजन तो सबसे बेस्ट है यार। जितने नोट्स के अंदर से रिवीजन मारो उससे तो बेस्ट कुछ भी नहीं है। क्लियर है ना? वेरी गुड भाई, यस यस यस, ओके भाई। मैंने हाँ केमिस्ट्री क्लास कंप्लीट जीके वाले बैच के अंदर भी जाएगी भाई। विशु राजपूत सर, मैं विशु राजपूत धरती और आकाश को साक्षी मानकर आज ये प्रतिज्ञा लेता हूँ, जीवन भर किसी मादा को नहीं देखूंगा, अच्छे काम करूंगा सदा के लिए, ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। अच्छा भाई, दत्ती पर जन्म क्या खातर लिया था है? तेरा तो क्या फर्क कौन पड़ा? शरीर के और उनका तो फर्क पड़ेगा बेचारे का। भाई तेरी प्रतिज्ञा में तोड़वा सकूं 2 मिनट में भाई, 2 मिनट उससे फालतू समय को लूं भाई, सिर्फ 2 मिनट, मजाक की बात नहीं। ऐसी जगह ले जाऊँ जन्नत की सैर करवा दूँ, देख दिए तो जितने प्रतिज्ञा तोड़ दिया उनका प्रतिज्ञा गई बाढ़ सीधी सी कराओ प्रतिज्ञा। मैं तो बस आज भी ले लो इन चीज़ों में। और भाई फिर भी इतना प्रतिज्ञा करना शौक है तो आड़े से था औजार मेरा तो रहा चढ़ गया। ये रहा भाई, पा गया ये रहा भाई, जिलेट गार्ड। प्रतिज्ञा की जरूरत है को नहीं, खड़ा गई कलम। कुछ बच्चे हंस रहे हैं, निर्लज हैं, शर्म लिहाज तो है नहीं। ठीक है भाई, चलो चलते भाई आगे। उपयोगिता तुम्हारा टॉपिक हो चुका है भाई। अब हम लोग चलते हैं आगे अगले टॉपिक के ऊपर। अब हमारा जो टॉपिक आता है आगे उसका ना अरे पढ़ाऊंगा यार, ये बीच में डिस्टर्ब करते हैं, कई जने हंसने लगते हैं, डक डक सहन सह को ना। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है भाई उसका नाम है हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्या चीज है? आ जाओ, मार्जिनल यूटिलिटी भाई ये क्या चीज है भाई? इसके बारे में मार्जिन का मतलब क्या था? मार्जिन का होता है मुनाफा। अब जैसे मान लिया आप 50 रुपए कोई चीज लाते हो और उसको 80 रुपए में बेच देते हो, तो आपका मार्जिन कितना, यानी आपका मुनाफा कितना? 30 रुपए हो गया। मानते हैं बात? तो इसको मार्जिन बोलते हैं। ठीक है, तो मार्जिनल जो यूटिलिटी है वो किसको बोलते हैं? ये प्रश्न आता है भाई। यानी कि देखो मार्जिन का मतलब मुनाफा। आपने चीज खाई, आपको सेटिस्फैक्शन मिली, लेकिन जो आप एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन जो लेना चाहते हो उसको मार्जिनल यूटिलिटी बोले। कैसे? जैसे आपको बताता हूं मैं। आप गोलगप्पा की रेडी पे गए भाई, तमने गोलगप्पा खाया, जैसे तामनु तारती को गोलगप्पा रेडी है, आड़े गोलगप्पे खुआवे तारती तामनु कुत्ता जालू जी बाहर लटका ले नो, मतलब तारू लाल टपकन लग जाएगी, मानो तारू मुंह ऑटोमेटिक थूक आ जाएगा। और उससे टाइम मान लिया एक गोलगप्पा तमने लिया, भैया एक गोलगप्पा लगा दो तीखे वाला, लो भाई जी लगा दिया भाई, आपने खाया ऐसे, अरे वाह भैया थोड़ा कम तीखा था और तीखा लगाओ, मतलब आपने थोड़ा खाया, आपके जो थूक है वो शांत होया, गला की गर्मी जो तारू तपा था सारा सोदा की गोलगप्पा से गोलगप्पा वो शांत हुई। मानो है बात। अब जिस लेवल की भूख था मैंने पहला गोलगप्पा खाने में थी, क्या उसी लेवल की भूख आपको दूसरे गोलगप्पे खाने में होगी? होगी, लेकिन उससे थोड़ी कम होगी। जैसे मान लिया यहां पर आपको, जैसे ये हमारे गोलगप्पे मान लिए मैंने, ठीक है 4 गोलगप्पे तुम्हारे पास, ठीक है। अब जो पहला गोलगप्पा मान लिया इसमें तुम्हें 100% भूख थी कि मैंने खाना है, मैंने सेटिस्फैक्शन चाहिए, ठीक है। दूसरा गोलगप्पा में तुम्हारे पास ये 80% रह जाएगी, तीसरा में 60 और चौथा में तुम्हारे पास 40%, और धीरे धीरे 6-7 गोलगप्पे खाने में तुम्हारे ना रहे गोलगप्पे पर ना कर यार, उल्टी पड़ना होगी, पूरा पेट भर जाता रहा। मानो यह बात। तो ये जो तुम्हारी जो एक्स्ट्रा जो बच गई है, ये 20% की जो सेटिस्फैक्शन जो बच गई एक्स्ट्रा, इसी को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। समझ में आई चीज?
दिमाग में घुसा, ये जो एक्स्ट्रा जो 20% जो बच गया ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। यानी कि जितनी तुम्हें संतुष्टि चाहिए थी उससे भी अगर तुम्हें एक्स्ट्रा संतुष्टि मिलने लग रही 20%, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी हम लोग बोलेंगे। कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो क्या लिखोगे इसकी डेफिनेशन, जो हमें एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिलती है, यहां पर तो हमको सिर्फ नॉर्मल सेटिस्फैक्शन मिलती थी तो उसको मैंने बोला यूटिलिटी। मार्जिनल का मतलब जो हमें एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलती है किसी चीज के निरंतर उपभोग से, मतलब आप लगातार उसका उपभोग करने लग रहे हो, पहले एक गोलगप्पा खाया, फिर दूसरा खाया, फिर तीसरा खाया, ठीक है, तो जो हमें एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिलती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। कंसेप्ट आप सभी के समझ में आया नहीं आया? और मार्जिनल यूटिलिटी निरंतर घटती रहती है, ये चीज भी याद रखना इसके बारे में। ये क्या है, ये निरंतर घटती रहती है, निरंतर घटती रहती है। अब मैंने बताया पहले 20% रहेगी, फिर आगे क्या होता है 10% रह जाए, तो आखिर में तुम्हें जीरो, ना भाई कोई मजा आया को नहीं था, भाई ये गोलगप्पा खाया, वो गोलगप्पा खाया, सेम ही लगा यार, और तो खाने का जी कौन करता, ठीक है। तो ये निरंतर क्या हमारी मार्जिनल यूटिलिटी में आ रही है, निरंतर घटती रहती है, डाउन होती रहती, बढ़ेगी नहीं, ये हमेशा घटती रहेगी। चीजें समझ में आई या नहीं आई, दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी? और ये जो निरंतर घटती रहती है ना मार्जिनल यूटिलिटी, इसी को बोलते हैं हमारा लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डाइमिनिश का मतलब होता है किसी चीज को आप लोग मिटाने लग रहे हो, कम करने लग रहे हो, ठीक है। तो जो निरंतर जो मार्जिनल यूटिलिटी घटती है, इसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जो हमारी मार्जिनल जो यूटिलिटी है, इसका निरंतर जो हमारा घटता घटाव है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। चीज समझ में आई, दिमाग के अंदर घुसी? अब मेरे को बताओ ये कंसेप्ट हर एक साथी के समझ, अभी तक आपने तीन पेजों के ऊपर आपने 4-5 टाइप के कंसेप्ट समझे हैं। एक बार के लिए कमेंट करो, बताओ समझ में आया हर एक साथी के? एक बार कमेंट करके बताओ। हाँ यही बताया भाई सिया, लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हाँ क्लियर है गुरु? ओके ओके ओके, क्लियर होना भी चाहिए भाई। इतना अगर समझाने के बाद भी अगर आपके समझ में नहीं आता तो इसका मतलब कमजोरी आप में है। अरे मतलब कि समझने की कमजोरी, वो शरीर की कमजोरी मत समझ लेना, वो भी मिल जाएगी तुम्हारे अंदर। ठीक है, अरे नॉर्मल कंसेप्ट है यार। आप देखो अगर आप डायरेक्ट किताब से पढ़ोगे ना, जो हमें एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिलती है किसी चीज के निरंतर, मतलब वहां पर तो और भी डिफिकल्ट वर्ड आपको दिखाई देंगे, आपकी चीजें समझ में नहीं आएगी। मैंने भाई यहाँ पर पूरी कोशिश करी आपको चीज समझ में आए, तो इसलिए पूरा नो मतलब हर एक चीज एग्जांपल के लिए समझाना रहता है। कोई गोलगप्पा का एग्जांपल दियो हो, कोई आता मैंने बजरिया का, कोई पहाड़ा का एग्जांपल, ये इसलिए देने लग रहा हूं ताकि चीज आपके समझ में आए। अगर नॉर्मल स्टेटमेंट पढ़ जाओगे ना, वस्तु का उपयोग करता उसको सेटिस्फाई, उसको यूटिलिटी, तारा समझ में को नहीं आवे, मतलब के सेटिस्फैक्शन के यूटिलिटी। लेकिन अगर यहां से समझोगे अच्छे से दिमाग के अंदर, तो दिमाग के अंदर घुसेगी। ठीक है जी। अब जो हमारा अगला कंसेप्ट है उसका नाम है डिमांड, मांग। ठीक है, तुम्हारी डिमांड नहीं रहती भाई, सरकारी नौकरी लग गया हूं और अब तो भाई डिमांड गाड़ी की है भाई एक क्रेटा गाड़ी तो लूंगा दहेज में, ठीक है, उसके बाद ही भाई शादी हो पाएगी भाई। नहीं जी, रिश्ते वाले आए हैं, नहीं जी क्रेटा गाड़ी की डिमांड है जी, एक सोने का कड़ा चाहिए, गले में चैन चाहिए, 5-7 गाड़ी चाहिए भाई, उस बिना तो शादी के लिए नहीं मानेंगे। यानी कि आपकी डिमांड है, डिमांड का मतलब यानी मांग और आपूर्ति, इसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। ये भी एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है कि किसी चीज के प्राइस बढ़ने से डिमांड पे क्या फर्क पड़ता है, डिमांड घटेगी या बढ़ेगी, ये चीज भी आती है बहुत बार। डिमांड का मतलब क्या होता है, मांग और आपूर्ति। ये क्या चीज है मांग और आपूर्ति, ये और समझाता हूं। देखो डिमांड का मतलब क्या हो गया, हमारे पास कोई भी वस्तु या फिर सेवा, वस्तु एवं सेवा कर होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कोई भी हमारे पास गुड्स है या फिर कोई भी सर्विस, यानी कोई भी वस्तु या सेवा है जो आप लेने की इच्छा रखते हो। आपने इच्छा रखी कि हाँ भाई ये लड़की मेरे मसाज करेगी भाई, ठीक है, नहीं मेरे को तो इसी लड़की से सेवा चाहिए। ये लड़का है मेरे पैर दबाएगा भाई, नहीं मेरे को तो इसी लड़के से सेवा चाहिए, ठीक है, तो इसको सेवा बोलेंगे। डिमांड, मेरे को तो भाई यही गाड़ी चाहिए भाई दहेज में, मेरे को तो नहीं भाई वही गाड़ी लेनी है, हमारी तो डिमांड यही है भाई, लड़के वालों की डिमांड तो यही है भाई, ठीक है। यानी इस तरीके से, यानी क्या है, कोई भी वस्तु या सेवा जो आप लेने की इच्छा रखते हो और उसे उस पर्टिकुलर टाइम पर भाई खरीदने की कैपेसिटी भी रखते हो, उसी को क्या बोलते हैं, डिमांड बोलते हैं। चीज समझ में क्या बोला मैंने? नू नहीं, जैसे मान लिया भाई तमन्ना कह दिया कि भाई हाँ मैंने स्कॉर्पियो गाड़ी लेनी है, तमन्ना को मैंने स्कॉर्पियो गाड़ी लेनी है, ठीक है, गोज मत एक आना को नहीं कि मैं स्कॉर्पियो गाड़ी हम ले भी लिया, स्कॉर्पियो गाड़ी की तरह डाउन पेमेंट कौन भरी जावे, सिचुएशन यहां है तमको और हमने स्कॉर्पियो गाड़ी लेनी है, तो वो तो इच्छा होगी, वो डिमांड नहीं है। डिमांड इच्छा में डिफरेंस है। डिमांड का मतलब ये है भाई आपने बोला मेरे को स्कॉर्पियो गाड़ी लेनी है और आप इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आपकी गोज में इतना पैसा है या फिर आपके बैंक में इतना बैलेंस है कि आप इस गाड़ी को खरीद सकते हो, तो उसको डिमांड बोलते हैं। चीज समझ में आई? इसी टाइप से लड़की वालों से दहेज मांगते हो तो डिमांड किसको बोलेंगे? लड़की वाले बोलते नहीं है कि हाँ जी बताओ आपकी कोई और डिमांड हो। इसका मतलब ये भी लड़की वाले ये कहने लगे हमारे पास इतना ब्योत है, हमारे पास इतने पैसे हैं कि अगर तुम्हारी कोई इच्छा है, तुम्हारी कोई डिमांड है कि भाई हाँ मेरे को ये गाड़ी चाहिए, मेरे को ये सोने की चीज चाहिए, तो हम उसको पूरी करेंगे इस पर्टिकुलर टाइम पे, उसी को डिमांड बोलते हैं। इच्छा अलग चीज है, इच्छा तो हम लोग कह दोगे मना मर्सिडीज गाड़ी चाहिए, मना रेंज रोवर चाहिए, मना लैंड क्रूजर चाहिए, मना डिफेंडर चाहिए, ये तो इच्छाएं हैं, गोज मार पिए कोई आल्टो लेने के, ठीक है। तो यानी कि जिस चीज की आप इच्छा रखते हो उसको खरीदने की कैपेसिटी भी रखते हो, उसको डिमांड बोलते हैं। चीज समझ में आई? ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, कोई भी वस्तु या सेवा जो आप लेने के इच्छुक हो और उस पर्टिकुलर टाइम पर उसे खरीदने की कैपेसिटी भी
रखते हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिमांड, मांग या आपूर्ति के नाम से हम उसको जानते हैं। चीज समझ में आई या नहीं आई एक बार के लिए बताओ। अब एग्जामिनर आपसे पूछता है प्राइस और डिमांड का ग्राफ, जो कि एग्जाम के अंदर बहुत बार आता है। ग्राफ नहीं पूछता आपसे, सिर्फ ये पूछेगा कि प्राइस बढ़ेगा तो आपकी डिमांड घटेगी या क्या होगा। डिमांड का मतलब हो गया मांग, या सिराली मांग ना समझ लियो, मांग बराबर वाली मांग नहीं, मांग का तो डिमांड इच्छा, ठीक है। प्राइस का मतलब मूल्य, यानी कि जब भी तुम्हारा मूल्य बढ़ता तो क्या किसी चीज की डिमांड बढ़ती है? अब जैसे मान लिया, अब आप खुद बताओ, जैसे मैं आपको बताता हूं, अब ऑल्टो गाड़ी आपके पास, एक आपके पास है डिफेंडर गाड़ी, ठीक है जी। ऑल्टो गाड़ी का प्राइस आपके पास मान लिया मैंने 6 लाख, इसका प्राइस आपका लगभग 2 करोड़, ठीक है। अब मेरे को बताओ, इस गाड़ी की डिमांड ज्यादा है, 6 लाख रुपए में है, कोई गरीब फैमिली है जिसने आज तक कभी गाड़ी का सुख लिया ही नहीं है, तो वो ऑल्टो गाड़ी की मांग रखती हुई बेचारी, मानो यह बात है। अब अपने देश में सारे तो अमीर है नहीं, मैक्सिमम जैसे मान लिया 100% अपनी जनरेशन पूरे देश में, तो 100 में से आप लोग ये समझ लो, सॉरी जनरेशन जनसंख्या है, तो ये समझ लो भाई 80% लोग तो गरीब ही हैं, 20% ही अमीर हैं, सारे तो अमीर नहीं है। तो यानी कि मैक्सिमम जो जनरेशन है वो तो ये चाहती है हमारे पास आल्टो गाड़ी आ जाए, तो उसमें भी निहाल, हाँ उसके अंदर भी हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी। यानी कि कम प्राइस, अगर आपके पास प्राइस कम है तो इसकी डिमांड आपके पास ज्यादा है। डिफेंडर गाड़ी क्या है? 2 करोड़ की आती है। अब डिफेंडर गाड़ी कौन व्यक्ति लेगा? जिसके पास 2 करोड़ रुपए 2 लाख के बराबर हो या फिर 20 लाख के बराबर हो, वो व्यक्ति डिफेंडर को अफोर्ड कर सकता है। मानो ये बात है, खाता में मान लिया 20-30 लाख पड़े, हम सोचो मैं डिफेंडर ले लूंगा, कौन नहीं लीजा भाई, 40-50 लाख तो डाउन पेमेंट होगी, आए महीना की 5-6 लाख रुपए किस्त कटेगी, जब लोन पे लोगे तो भी कैसे पाड़ोगे, ठीक है। यानी कम से कम आपके पास ये समझो भाई 40-50 करोड़ रुपए हो, ठीक है, तब जाके आप ये समझो मैं 2 करोड़ की डिफेंडर लिया और कटवा लाओ, ठीक है, तब लेनी चाहिए ये गाड़ी। आल्टो भी 6 लाख के थे, तो आप ये सोचो कम से कम आपके पास 10 से 15 लाख होने चाहिए आपके पास, आपका आपकी कैपेसिटी, तब आप आल्टो गाड़ी लो 6 लाख की, तभी आगे तेल भी तो डलेगा इसमें, मेंटेनेंस भी होगी सारी चीज। तो मैंने आपको क्या बोला, अगर आपके पास पैसा मतलब प्राइस अगर ज्यादा है तो डिमांड कम है। डिफेंडर गाड़ी कितनी डिमांड कहां है? हाथों को तो नाम ही नहीं पता, जैसे अपनी मतलब मम्मी पापा की जनरेशन के जो लोग हैं उनको तो नाम ही नहीं पता डिफेंडर भी कोई गाड़ी होगा, मानो यह बात है। और अगर वो देख भी ले डिफेंडर गाड़ी है भैया डिफेंडर गाड़ी, तो उनको इसकी कीमत का नहीं पता होगा कि भाई 2 करोड़ की आती है, मानो यह बात, ठीक है। और आल्टो सबको पता है, चाहे अपने मम्मी पापा हो या अपने दादा दादी, उनको भी पता मिलेगा, और एक आम व्यक्ति उसको भी पता मिलेगा कि हाँ जी 5-6 लाख रुपए की आ जाती है, ठीक है। यानी कि जिस चीज का प्राइस ज्यादा उसकी डिमांड कम, और जिस चीज का प्राइस कम उसकी डिमांड ज्यादा, तो यही हमारा प्राइस और डिमांड का कंसेप्ट होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो हमारा ग्राफ होता है वो हमेशा ऐसे आता है, इसको बोलते हैं नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप कैसे है जी? ऐसे समझाता हूं, आप खुद देखो, प्राइस ज्यादा है, प्राइस की वैल्यू यहां पर है, ठीक है, डिमांड आपकी कम है, डिमांड आपकी देखो, डिमांड ऐसे जाने लग रही है ना। अब डिमांड जैसे मैं आपको समझाता हूं, जैसे प्राइस यहां पर मान लिया 2 लाख, यहां पर 4 लाख, यहां पर 5 लाख, यहां पर मान लिया 1 करोड़, और इधर मान लिया मैंने 2 करोड़, ये सीआर में आ गया, ठीक है। इधर डिमांड मान ली भाई की मैंने बोलिया भाई 1 डिमांड है, यहां पर आपकी 2 डिमांड है, यहां पर 3 डिमांड है, यहां पर 4 है, यहां पर 5 है, मतलब हम 5 गाड़ियां अफोर्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके से यानी अगर 2 करोड़ की अगर कोई व्यक्ति बोले 2 करोड़ की गाड़ी मिला, तो क्या पता एक ही व्यक्ति मिला भाई हाँ मैं गाड़ी ले सकूं, यानी डिमांड कम है, एक के व्यक्ति का मैं गाड़ी लूंगा। 1 करोड़ रुपए प्राइस है तो कितने व्यक्ति कम है? 2 व्यक्ति ने कहा हाँ जी मैं गाड़ी ले सकूं, यानी कि प्राइस कम होया तो डिमांड बढ़ने लगी। 5 लाख रुपए का प्राइस है तो 3 व्यक्ति ने कहा हाँ जी मैं यह गाड़ी ले सकूं, यानी डिमांड फिर बढ़ने लगी। और 4 लाख रुपए प्राइस है तो 4 जने ऐसे कहने लगे हाँ जी मैं गाड़ी ले सकता हूं, और 2 लाख रुपए प्राइस है तो 5 जने कहने लगे हाँ जी मैं गाड़ी ले सकता हूं, यानी कि डिमांड बढ़ती जाए। यानी अगर आप प्राइस को बढ़ाओगे तो डिमांड आपकी घटेगी, एक ही जना डिमांड रखा है, और प्राइस को अगर कम करोगे तो डिमांड आपकी बढ़ जाएगी। तो यानी अगर आपसे कोई पूछ ले प्राइस का और डिमांड का कैसा ग्राफ है, तो इनवर्सली ग्राफ है, यानी डिमांड अगर बढ़ाओगे तो प्राइस घटाना पड़ेगा, और प्राइस बढ़ाओगे तो डिमांड आपकी घटेगी। एग्जाम के अंदर यही प्रश्न पूछा जाता है कि अगर आपकी डिमांड बढ़ती है तो मूल्य के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, और अगर आपका मूल्य बढ़ता है तो डिमांड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, प्रश्न पूछता है। तो मूल्य बढ़ेगा तो डिमांड आपकी घटेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो मूल्य आपका घटेगा। और ये प्रश्न आपका 100% में लिख के देता हूं, एग्जाम के अंदर आता है बहुत बार, प्रीवियस ईयर के जब कल एमसीक्यू करवाऊंगा तब आप देख भी लेना, बहुत बार ये प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है। डिमांड का कंसेप्ट समझ में आया सभी साथियों के? एक बार के लिए कमेंट करके बता दो। ज्योतिष हेतिया लॉ ऑफ डिमांड इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स। करवाऊंगा ये चीज, करवाऊंगा ये चीज, टेंशन मत लो। हाँ मांग बोलते बिल्कुल भाई, निश्चित समय अवधि में विभिन्न कीमतों पर मांगी गई वस्तु की विभिन्न मात्रा को मांग कहते हैं, बिल्कुल भाई, इसमें कोई गलत चीज नहीं है। लागत चैन बना दे दिया, ले जा भाई, ठीक है भाई। डिमांड वाला कंसेप्ट आ गया समझ में सभी साथियों के? आगे चलो, वेरी गुड भाई, सभी साथियों में बिल्कुल सही है भाई, सभी के समझ में भी आ गया, वेरी गुड भाई। देखो क्या है, अब हम लोग बात करेंगे जो हमारा एक करो है, जैसे करो बनाते हैं इसको करो बोलते हैं, ठीक है। जो भी हमारी चाप टाइप या ये जो ऐसे बनाते हैं, ऐसे बना दिया गोला या बना कैसे, इसको करो बोलेंगे हम लोग, वक्र बोलते हैं हिंदी में, इसको इंग्लिश में करो बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा जो डिमांड करो है इसके अंदर मूवमेंट कब होती है, मूवमेंट या बदलाव, दोनों के अंदर डिफरेंस। मूवमेंट यानी गति, बदलाव मतलब शिफ्ट। कैसे आपको समझाता हूं, देखो भाई ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। डिमांड करो में, डिमांड करो में मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब समझते हो?
मूवमेंट का होता है गति, आप आगे होने लग रहे हो, पीछे होने लग रहे हो, इसको मूवमेंट बोलेंगे, ठीक है। या फिर शिफ्ट, शिफ्ट का मतलब होता है आप जैसे यहां पर खड़े हो और आप यहां पर आ गए, बस अभी हिलना नहीं है, अभी यहीं पर फिक्स हो गए, ठीक है। मूवमेंट का मतलब एक बार आगे, एक बार पीछे, एक बार आगे, एक बार, इसको मूवमेंट बोलेंगे। शिफ्ट का मतलब एक बार जहां पर खड़े हो गए, मतलब एक बार जहां से पोजीशन बदल गया वो वहीं पर लॉक हो गए, अब आप उस पोजीशन को दोबारा उस पे नहीं आओगे। शिफ्ट का मतलब होगा आपने पोजीशन ही बदल दी, बदलाव, बदलाव और गति दोनों के अंदर डिफरेंस है। तो अब जो हमारा जो डिमांड करो है, हमारा ये जो ग्राफ था, इसके अंदर गति कब आएगी, यानी इसके अंदर मूवमेंट जो हमारी वो कब आएगी इस करो के अंदर, तो इस करो के अंदर मूवमेंट कब आती है, जब हमारा प्राइस चेंज होता है, जब हमारा प्राइस यानी कि जो मूल्य है, मूल्य चेंज होता है। कैसे जी, अभी आपको समझाता हूं। जैसे मान लिया हमारे पास ये है, अब मैंने बोला अब देखो 2 करोड़ रुपए है, प्राइस चेंज होता गया, फिर 1 करोड़ हो गया, फिर 5 लाख, फिर 4 लाख, फिर 2 लाख, यानी करो के अंदर मूवमेंट आई। करो आपका यहां पर था, फिर यहां पर गया, यहां पर गया, यहां पर गया, यहां पर गया, यानी करो के अंदर आपके पास एक मूवमेंट आई, गति आई, भाई इस तरफ जाने लगा, ऊपर से नीचे की ओर जाने लगा, गति आई है। तो गति कब आई है, जब मूल्य के अंदर चेंज हुआ है, प्राइस के अंदर जब चेंज हुआ है, तब हमारा क्या है, इसके अंदर गति आई है। मानते हो इतनी चीज दिमाग के अंदर घुस गई भाई, ठीक है। अब बोलते भाई इसके अंदर शिफ्टिंग कब होगी, अब ये है ना, शिफ्टिंग का मतलब हो गया भाई अपनी लोकेशन कब चेंज करेगा, तो लोकेशन कब चेंज करेगा, जब प्राइस के अलावा, मतलब प्राइस के अंदर कोई चीज नहीं करना आपको, प्राइस के अलावा आप और चीजों के अंदर चेंज करते हो। और चीज के अंदर जैसे मान लिया आपकी इनकम के अंदर बढ़ोतरी होगी, अब इनकम के अंदर ही बढ़ोतरी, मान लिया अब आपकी पहले 2 करोड़ तक की कैपेसिटी थी, अब तुम्हारी कैपेसिटी 10 करोड़ तक की होगी, तो अब ये ग्राफ तो भाई फिर इधर बनेगा, यानी कि अब पहले आपका ग्राफ ये जो स्लोप था आपका इधर था, ये करो थी तुम्हारी, ये इधर थी, ये व्हाइट व्हाइट कलर की, अब ये करो तुम्हारी इधर चली गई, यानी शिफ्ट होगी। पहले लोकेशन आपकी यहां पर थी और अब आपकी लोकेशन यहां पर होगी, तो यानी कि क्या है, आपकी चीज शिफ्ट होगी। हम लेकर आए हैं ट्रेंड ट्रैकर सिर्फ एंजल वन ऐप पे। नाउ ट्रेंड ट्रैकर कैंडलस्टिक पैटर्न पर हरा या लाल बॉर्डर लाइन डालता है, जो आपको क्लियर संकेत देता है बुलिश या बेरिश पैटर्न्स का। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. मान लिया तुम जैसे ये सोचते हो कि भाई मुझे तो बस 2 करोड़ तक की गाड़ियां लेनी नहीं, मेरे को तो अब और मतलब बड़ा सौदा लेना है, सहज लेनी है मन तो, ठीक है, 350 करोड़ की, ठीक है। तो यार इस चीज से बाहर ही चलेगी, तुम्हारी करो शिफ्ट होगी, यानी ये जो करो ये तो कुछ काम की नहीं बची, और बड़ा सौदा कमाया था, तुम्हारी करो शिफ्ट होगी, यानी शिफ्टिंग कब होगी, चीज समझ में आई। दोनों के अंदर डिफरेंस है। डिमांड करो के अंदर मूवमेंट पूछ ले तो जब हमारा प्राइस चेंज होता है तो मूवमेंट आती है, और शिफ्टिंग कब होती है, जब प्राइस को छोड़कर, प्राइस को छोड़कर अन्य चीज चेंज हो। एग्जांपल के लिए हमारी इनकम चेंज हो जाए, ठीक है, हमारी प्रीफरेंस चेंज हो जाए, प्रीफरेंस का मतलब चॉइस, भाई मुझे डिफेंडर डिफेंडर कुछ लेने का, तो जायज लेनी है, ठीक है। तो ये चीजें चेंज हो जाए तो उसको बोलते हैं हमारा जो करो है वो शिफ्ट हो गया, ठीक है, यानी उसके अंदर बदलाव आ गया, पहले यहां पर था करो ही बदल गया। मूवमेंट का मतलब जब प्राइस कम ज्यादा उसको मूवमेंट बोलेंगे, ठीक है। शिफ्टिंग का मतलब जब आपने चीजें ही बदल दी, वो जो सौदा था पहले तो हमने सौदा ही खत्म कर दिया, वरना उस तरीका का कराएंगे सारा सौदा ना, ठीक है। चीजें समझ में आई या नहीं।